एआई पर डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन एआई हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। ओके। अभी जैसे रिसेंटली न्यूज आती है कि कई सुपर स्टार्स हैं जिनकी डेथ हो गई जिम में, उनमें से राजू श्रीवास्तव हो गए, पुनीत राजकुमार हो गए, जो साउथ के सुपर स्टार हैं। तो सर क्या ये जिम की वजह से है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से, या फिर इसके पीछे और कोई हिडन कारण है? फिजिकल फिटनेस के लिए, मसल्स बनाने के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए जिम बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हार्ट के लिए अच्छा नहीं। ओके। और भारत में भी जैसे अपना जो सुबह का नाश्ता होता है बहुत हैवी होता है, हम घी लवर हैं, यूजुअली हम ऐसे कि गाय का घी खाएंगे हेल्दी रहेंगे, फिट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वैक्सीन एक सबसे बड़ा कारण है या फिर कुछ और कारण है? सर मेरे को लगता है जितनी बात वैक्सीन पे हो रही है ना, उतनी बात हमारे समोसे कचौरी इन पे नहीं हो रही। ये क्रिकेट खेल सकता है, ये फुटबॉल खेल सकता है, ये हिमालय पे चढ़ सकता है, ये दौड़ सकता है, भाग सकता है, कितने किलोमीटर चल सकता है, कितनी कैपेसिटी है, वो सारा की सारा कार्डियोलॉजिस्ट जज कर ले। ओके। डोमिनोज, बर्गर, इन सबको एक्सेसिव तेल में बार बार तला जाता है, ये कितने हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए? या फिर हमारे को कैसे पता लगेगा कि हमारे हार्ट में कोई इश्यू आ रहा है? इसके लिए हमारे को कोई सिम्टम या कोई इंडिकेशन बॉडी देती है क्या? है कि बंदा फिजिकली एक्टिविटी को शून्य कर देता है, बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, मोटापे वाले, जो उनका मोटापा ज्यादा होता है उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी डाइट भी बहुत अच्छी, योगा टीचर्स, योग गुरु, उनके भी हार्ट अटैक आए। नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल P2P टॉक्स पे। आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश सेन है, जिन्हें 18 साल का एक्सपीरियंस है। सर वेलकम टू ऑल चैनल एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। सर मेरा पहला सवाल ये है, हम अभी जैसे रिसेंटली न्यूज आती है कि कई सुपर स्टार्स हैं जिनकी डेथ हो गई जिम में, उनमें से राजू श्रीवास्तव हो गए, पुनीत राजकुमार हो गए, जो साउथ के सुपर स्टार हैं। तो सर क्या ये जिम की वजह से है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से, या फिर इसके पीछे और कोई हिडन कारण है? देखो, पर्टिकुलरली हम जिम की बात करें तो जिम की वजह से कोई डेथ नहीं होती। जिम एक एग्रीवेटिंग फैक्टर जरूर होता है कि होने वाली जो बीमारियां मनुष्य के अंदर चल रही होती हैं उसको वो बढ़ावा दे सकती है, हैवी एक्सरसाइज। ओके। क्योंकि जिम की वजह से अगर डेथ होती तो जिम तो बहुत सारे लोग जाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, अब उन लोगों की जो डेथ हुई है उसका कारण है उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल। ओके। कि एक कंपटीशन जो मार्केट में पुराने जमाने में फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं होता था, बहुत चुनिंदा हीरो रहते थे। अब इस समय जनसंख्या भी बढ़ गई है, कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो पुराने जमाने के एक्टर्स और अभिनेताओं की तुलना में इन लोगों को कम काम मिल रहा है। ठीक है, तो इनको स्ट्रेस ज्यादा है। पुराने जमाने में अभिनेताओं की एक्टिंग कला को नवाजा जाता था। इस जमाने में लोग फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते, जैसे सिक्स पैक्स दिखाना, है ना, बाइसेप्स दिखाना। तो इन लोगों को ये लगता है कि शायद इसकी वजह से जनता इनको ज्यादा लाइक करेगी या फिल्मों में काम मिलेगा, तो ये जिम की ओर भाग। ठीक है, लेकिन जिम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट की तुलना में एक परफेक्टली, जैसे ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हार्ट की फिटनेस के लिए कराए जाते हैं। स्ट्रेस टेस्ट होते हैं कि भाई बंदा स्ट्रेस में तो नहीं, क्या वो जिम के लिए फिट है या नहीं। नंबर 3 क्या होता है, जिम में अगर कोई रेसलर है या जिम ट्रेनर है या बहुत सालों से लोग जिम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स, तो उस मसल्स को हम एक्सरसाइज देंगे तो वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करने पे स्ट्रॉन्ग होता जाता है, उसकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और वो उसको अकोमोडेट कर लेता है, और कुछ सालों में हैवी एक्सरसाइज करने पर भी हार्ट पर कोई लोड नहीं था। फिर सडनली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम ही नहीं, अगर आप मॉर्निंग वॉक भी करोगे, रनिंग भी करोगे, तो भी हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि वो अचानक होता है, अचानक उसकी मसल्स में उसको झेलने की क्षमता नहीं। तो क्या होता है कि जो जितने भी फिल्म वाले हैं, एक तो ये स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, इकोनॉमिकल और जो जॉब बर्डन है वो स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस फिजिकल फिटनेस को लेके है। तीसरा विदाउट कार्डियोलॉजिस्ट के चेकअप के बिना, कि उनका हार्ट उस जिम के एक्सरसाइज को लोड उठा पालेगा या नहीं उठा पाएगा, वो बिना किसी कार्डियोलॉजिस्ट की फिटनेस के एक्सरसाइज करते हैं। चौथा, वो सडनली करते हैं, हैवी लिफ्ट। तो ये चारों कारण क्या है, हार्ट के लिए
लिए ठीक नहीं है। फिजिकल फिटनेस के लिए, मसल्स बनाने के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए जिम बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हार्ट के लिए अच्छा नहीं। ओके। हार्ट के लिए सबसे अच्छा तो प्राणायाम है और योगा है, जो कि सबसे अच्छे हार्ट के लिए माने गए हैं। ओके। तो अब सलाह क्या है उन लोगों के लिए कि आगे हार्ट अटैक ऐसे जो यूज आपने मुझे बताई हैं को हम कैसे रोक सकते हैं कि सबसे पहले तो जो भी जिम में जाने वाले हैं वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास आएं और अपनी फिटनेस चेक कराएं। जी सर। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक टेस्ट होते हैं, ईसीजी कर लिया। ईसीजी से क्या होता है कि वो हार्ट की बिजली की सप्लाई बताती है, तो उसमें वोल्ट कितना, करंट कितना। ठीक है। अब उसमें क्या हाई वोल्टेज ईसीजी आ रही है, तो इसका मतलब है हार्ट ज्यादा मस्कुलर हो गया है। ठीक है। तो अगर वो काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इकोकार्डियोग्राम करने से हम हार्ट को स्कैन कर लेते हैं कि हार्ट के वाल्व्स ठीक काम कर रहे हैं क्या, हार्ट की मसल्स है जो ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई है, ठीक है, धड़कन तो नहीं बढ़ जाएगी। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जांच करना, ब्लड शुगर की जांच करना, ये बेसिक चेकअप होते हैं। और फिर होता है एक स्ट्रेस टेस्ट। ओके। स्ट्रेस टेस्ट में बेसिक होता है कि वो साइकिलिंग के द्वारा भी होता है, और एक ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट आता है। ट्रेडमिल मशीन आती है जो सब लोग जानते हैं। उस ट्रेडमिल पे हम पेशेंट्स को या किसी भी हेल्दी पर्सन को उस पे दौड़ाते हैं और ईसीजी से कनेक्ट कर देते हैं। ईसीजी अपना काम करती रहती है, उसकी वोल्टेज को मेजर करती रहती है और वो दौड़ता रहता है। ठीक है। उसमें हम मैट्स काउंट करते हैं, तो मैट्स उसकी जो रिजल्ट आते हैं कि इतने मैट्स तक वो काम कर सकता है। तो मतलब वो ईसीजी, स्ट्रेस ईसीजी टेस्ट हमें ये गाइडलाइन देता है कि इस पर्सन को गोल्फ खेलना चाहिए, इस पर्सन को हॉकी खेलना चाहिए, ये क्रिकेट खेल सकता है, ये फुटबॉल खेल सकता है, ये हिमालय पे चढ़ सकता है, ये दौड़ सकता है, भाग सकता है, कितने किलोमीटर चल सकता है, कितनी कैपेसिटी है, वो सारा की सारा कार्डियोलॉजिस्ट जज कर लेता है। ओके। जितने भी फिटनेस हमारे पास आते हैं वो लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। तो हम अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, ताकि हमारे को हमारा जो हिस्ट्री है वो पता लग जाए और क्या सूटेबल है और कैसे एक्सरसाइज करनी है वो भी पता लग जाए। ओके सर। तो सर इसी से दूसरा सवाल आता है कि जैसे हम जिम के बाद खाना खाते हैं, कई लोगों का चीट डे होता है, और भारत में भी जैसे अपना जो सुबह का नाश्ता होता है बहुत हैवी होता है। हम घी लवर हैं, यूजुअली हम ऐसे कि गाय का घी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। और अभी जैसे हम रिसेंटली भी न्यूज देखते हैं कि कई डोमिनोज, बर्गर, पिज्जा, इन सबको एक्सेसिव तेल में बार बार तला जाता है। ये कितने हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए? देखो, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये एक बहुत विवादास्पद और रोमांचक प्रश्न है, जो कि अब तक भी ये विवादों में ही फंसा हुआ है कि हर कोई कार्डियोलॉजिस्ट से ये पूछता है कि कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा घी खाना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका सबसे अच्छा आंसर तो ये है कि चाहे वो आप घी खाओ, चाहे आप तेल का इस्तेमाल करो, वो एक संतुलन में ही करो। संतुलन इसका उत्तर है। ठीक है। कि हमको आवश्यकता कितनी है, तो बैलेंस जो कैलोरिक डाइट है उसके अकॉर्डिंग हमको कितना % फैट हमको बॉडी में लेना है। तो हमारी पूरी डाइट का लगभग 12 से 15% फैट हमें चाहिए। ठीक है। लगभग हम देसी मात्रा में कहें कि भाई 2 चम्मच है ना, 2 चम्मच फैट हमारे लिए बहुत है। दूसरा सवाल आता है कि कौन सा फैट है। तो देखो, मेडिकल साइंस उसको कैसे बांटती है कि सैचुरेटेड फैट्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। जी सर। ठीक है। तो सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो हार्ट के लिए अच्छे माने नहीं गए हैं एज पर द साइंस। ठीक है। जितने भी आंकड़े आए हैं, तो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जितने भी वनस्पति तेल होते हैं जो वनस्पति से मिलते हैं, वो थोड़े से गाढ़े होते हैं। देसी भाषा में कहें तो डालडा घी। ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ जाएंगे तो जैसे गाय का देसी घी। ठीक है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट और की तरफ जाएंगे जैसे ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो जितने भी ये ऑयल होते हैं ये दूसरे ऑयल की तुलना में बहुत लाइट हो। ठीक है। जैसे भैंस का घी हो गया। तो भैंस का घी और गाय के घी में फर्क है। भैंस के घी में ज्यादा फैट होता है, गाय के घी में कम फैट होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है और दूसरे मिनरल्स भी उसमें होते हैं। इवन देन सोना तक भी गाय के घी में पाया जाता है, गोल्ड। इसलिए उसका गाय का घी पीले रंग का होता है, तो वो हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। तेल की बात करें तो सबसे अच्छा जो आंकड़े आए हैं वो ऑलिव ऑयल है, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हार्ट के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, हार्ट की धमनियों में जो ब्लड बहता है उसके लिए बहुत इजी वे में वो हार्ट धड़क ले, उसको कोई रोग ना हो, उसके लिए ऑलिव ऑयल अच्छा माना जाता है। और दूसरे रैंक पे आता है सनफ्लावर ऑयल। तो
ठीक है। फिर तीसरा जो वो आता है कि या तो तिली का तेल हो गया, सीसेम्स ऑयल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। बाकी सारे वनस्पति ऑयल हैं वो सैचुरेटेड फैट्स की तरफ जाते हैं और वो जल्दी जम जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें तो कभी भी आप ध्यान रखना कि सर्दियों के दिन में गाय के घी को लो, भैंस के घी को लो, या वनस्पति ऑयल लो, ऑलिव ऑयल लो, इन सबको गर्म करके अलग अलग कटोरी में हम रखेंगे तो ये जल्दी जम जाते हैं वनस्पति डालडा वाले। तो इसलिए क्या होता है, वो धमनियों में जल्दी प्लाक जमा देते हैं, कचरा जमा देते हैं, इसको ब्लॉकेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो कोशिश ये की जाए कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें जैसे ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, उनका ज्यादा इस्तेमाल हो और कम से कम सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल। इन सब के परे एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक ट्रांस फैट भी कोई चीज होती है। हमने सैचुरेटेड फैट पढ़ लिया, मोनो अनसैचुरेटेड फैट लिया, ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस का मतलब इसके नाम में ये ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होने का मतलब है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स थे, कि सपोज करो डॉक्टर साहब ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि भाई सरसों का तेल ठीक ठाक है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, तो हम ऑलिव ऑयल में ही कचौरियां तलते हैं। तो हमने ऑलिव ऑयल को गर्म किया और कचौरी तलना शुरू किया, तब पहली बार में तो ठीक है कि वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, उसकी तरलता कम है, विस्कोसिटी बहुत कम है, गाढ़ा कम है, वो ठीक ठाक। लेकिन जब उसको हम दोबारा गर्म करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैट से ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो जितना बार हम उसको गर्म करेंगे उतना ही वो अनहेल्दी होता जाएगा। ओके। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो यंगस्टर्स को आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है पिछले 20 साल में, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पुराने जमाने में बाहर का कल्चर नहीं होता था, घर में ही लोग खाना खाते थे, ना तो एजुकेशन थी ना जॉब थी, खेती करते थे, घर पे शुद्ध खाना खाते थे। अब पढ़ाई आ गई, जॉब भी आ गई, एम्बिशंस सबके लिए, तो सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। दौड़ मर्रा की स्थिति में सबसे ज्यादा 80% जो फूड है हमारे इंडिया का, वो कचौरी समोसे यही है यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल, पिज्जा बर्गर। हाँ, तो इन क्या होता है, ये बार बार तेल गर्म करने से ये ट्रांस फैट्स में तब्दील होते हैं और ये हार्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये वीडियो का जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स कचौरी समोसे खाते हैं, वो ध्यान रखें, वो इस तरह से बिल्कुल भी ना खाएं। और दूसरा, जो बनाते हैं वो भी ध्यान रखें कि वो अपनी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं लेकिन वो स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर। ओके। आपने एक बार दो बार तेल गरम किया और उसमें अपने कचौरी समोसे तल लिए, उसके बाद वो तेल को डिस्कार्ड करना चाहिए। और यही सर घर पे भी होना चाहिए? यही घर पे होना चाहिए। ओके। तो मतलब जो लोगों को लगता है कि घर पे बार बार अगर हम एक ही तेल को यूज करेंगे तो ऐसा ना करें, घर पे भी तेल को बार बार नया तेल यूज करें, एक ही तेल को बार बार यूज ना करें। तो सारांश ये है कि सबसे पहले तो कि ऐसा नहीं कि ऑलिव ऑयल अच्छा है या गाय का घी अच्छा है तो हम उसको भर भर के खाएं। सबसे जो परम जवाब ये है कि संतुलन में ही रहे। जी सर। संतुलन मतलब कम, जितना जरूरी है उतना ही लें। और दूसरा है, पहला तो हो गया क्वांटिटी, फिर आ गया क्वालिटी। तो क्वालिटी में आप अगर डेयरी प्रोडक्ट में जाएंगे तो गाय का घी बेस्ट है, और अगर आप प्लांट की तरफ जाएंगे तो ऑलिव ऑयल। ओके सर, थैंक यू। तो सर थर्ड क्वेश्चन ये था, जैसे अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट आई है कि कोविड के बाद से हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वैक्सीन एक सबसे बड़ा कारण है या फिर कुछ और कारण है सर? देखिए, वैक्सीन इसके पीछे कोई कारण नहीं। ओके। वैक्सीन के खिलाफ जो डर बैठाया गया है वो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से अगर ये होता तो वैक्सीन तो सबने लगवाए हैं, वैक्सीन मैंने भी लगवाए हैं। तो कोविड के वैक्सीन तो मुझे भी लगे हैं, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे तो सबसे पहले पता लगना चाहिए कि बॉडी में क्या हो रहा है। यस सर। मैंने तो अंदर की साइंस पढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो माइक्रो चैनल्स में भी पता लगना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई बॉडी के। तो देखो, वैक्सीन की वजह से कुछ भी नहीं। हाँ, कोविड वैक्सीन से पहले इसका उत्तर सारे पृथ्वीवासी जानते हैं कि वो सारे के सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यस और नो? बिल्कुल सर, हुए थे। तो कोरोना वायरस जब एंटर किया तो उसका वायरल लोड इतना ज्यादा हो गया था कि उसकी वजह से खून गाढ़ा हो रहा था और बिना ब्लॉकेज के भी लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं। वैक्सीन उसका कोई कारण नहीं है। वैक्सीन तो एक आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया कि ताकि आपको संक्रमण ना हो और आपकी डेथ। ओके। तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी या जो डर है, हाँ, या जो थ्योरी चलती है मार्केट में, वो सारी फॉल्सिफाई हो सकती हैं। यस, क्योंकि वैक्सीन की वजह से कभी थ्रोम्बस नहीं बन रहे थे, वो वायरल लोड इतना था कि किसी में। और वायरल लोड कैसे बढ़ता है कि इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। कि सपोज करो आप 10 मित्र हो और आप किसी मंदिर में गए हो और कोविड पीरियड था, और किसी को मंदिर में कोई बंदा आया पूजा करने और उसको कोविड था और उसने खांसा, और खांसने से जो वायरल पार्टिकल्स हवा में आए थे, जो एयर ड्रॉपलेट से निकले,
गए, उससे आप संक्रमित हो गए। अब वो आप सबके एंटर कर गए। अब वो क्या करेंगे, वायरस एक इनएक्टिव पार्ट है, वायरस का खुद की कोई लाइफ नहीं, मतलब नहीं होता। वायरस दूसरे पर पैरासाइट है, पैरासाइट की तरह है। तो वो एक्टिव होगा तभी अपना कुछ करा पाएगा। अब वो आपके सबके एंटर कर गया। अब जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसके शरीर में उसने अपनी ज्यादा सेना बना ली। बिल्कुल। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उसमें वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया, वो अपनी फौज नहीं बना पाया। ओके। और जितनी वो फौज बनाता रहा वो जाएगा कहाँ, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड गाढ़ा होता रहा। ये ठीक है, तो इसीलिए वही वजह थी। और उनमें क्या था, कुछ लोग वो थे जिनको डायबिटीज थी, जिनको थायराइड प्रॉब्लम थी, और भी दूसरी बीमारियां थी, सीओपीडी थी, ऑलरेडी अस्थमा था, या ऑलरेडी ब्लड की बीमारियां थी। ठीक है, तो उनकी बीमारियों के साथ साथ में वो एक सपोर्टिव एजेंट हो गया बीमारी के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। कोविड पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं था, एक सपोर्टिव रोल है बस खाली। अगर वो कोविड पूरी तरह से जिम्मेदारी होता तो सारे इन्फेक्टेड हो जाते। बिल्कुल। ठीक है, तो कोविड को भी हम दोष नहीं दे सकते, और वैक्सीन को तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन तो हमारे लिए एक जीवन रक्षक के रूप में आया था, और हम उस पर ब्लेम कैसे लगा सकते। सर मेरे को लगता है जितनी बात वैक्सीन पे हो रही है ना, हाँ, उतनी बात हमारे समोसे कचौरी इन पे नहीं हो रही, जबकि ये भी एक कहीं ना कहीं पे सपोर्टिव। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा है कि देखो, जो हमारी रक्षा कर रहा है उस पर तो हम ज्यादा ब्लेम लगा रहे हैं, और जो हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है उसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि ये डिस्कशन होने चाहिए कि भाई खाने के लिए प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं, तो हम 90% कचौरी समोसे पे ही क्यों जिंदा है। बिल्कुल सर। ठीक है, वो भी खाओ, शौकियाना खा सकते हो, ये तो है, लेकिन रोजमर्रा में नहीं। हमारे तो डेली की डाइट हो गई। हाँ, जैसे ब्रेकफास्ट में बिल्कुल बहुत ज्यादा। और सर एक हेल्दी जो हार्ट है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर हमारे को कैसे पता लगेगा कि हमारे हार्ट में कोई इश्यू आ रहा है? इसके लिए हमारे को कोई सिम्टम या कोई इंडिकेशन बॉडी देती है क्या? जी देखो, बिना गंभीर बीमारी जब तक रोग नहीं होता, स्टार्ट होता है, बॉडी जो है हमारे लिए एक सेकेंडरी डॉक्टर का काम करती है। ठीक है, वो डायग्नोसिस भी कर लेती है और ट्रीटमेंट भी कर लेती है, बशर्ते कि हम बॉडी को अच्छे से रखें, उसका सपोर्ट करें। तो बॉडी यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर की तरह काम करती है कि वो आपको लक्षण देती है कि आप इन लक्षणों को देखें और समझ जाएं कि आपके हार्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके। ठीक है, तो ये लक्षण कैसे देगी कि ये आपको कुछ, भाई पुराने समय से आप अच्छा जीवन जी रहे हो, तभी अभी आपको कभी छाती में दबाव फील नहीं हो रहा था, लेकिन आपके अभी अब दबाव फील हो रहा है। ठीक है, तो छाती में दबाव का फील होना, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और उसको धड़कने में, उसको सिकुड़ने में और फैलने में कोई भी दिक्कत आती है, या उसकी मसल्स मोटी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वो आपको स्ट्रेस देगा। ओके। नंबर 1। दूसरा, जब हार्ट के अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है तो हार्ट की मसल्स के लिए अंदर से जो ब्लड में ऑक्सीजन जाती है हार्ट टिश्यूज के लिए, हार्ट की कोशिका के लिए, जो वो ऑक्सीजन जितनी जरूरत है उससे कम जाती है, तब वो हार्ट आपको एक तरह से विचलित हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीजन डिमांड, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल हार्ट की मसल्स का नाम है। ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए इस कंडीशन में सांस फूलने लगता है। ओके। ठीक है, जब हार्ट की मसल्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जी पाती, जब मसल्स इरिटेट होती है तो तब होता है हार्ट में दबाव। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तब होता है सांस फूलना। ठीक है, तब वो बोलती है कि भाई जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेथलेसनेस। तो ये कंडीशन, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ भी आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खाना खा रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, या भाषण दे रहे हो, या टीचर हो, पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्सर्शन आप ले रहे हो, तो उस एक्सर्शन में क्या होगा, जो कि हार्ट के अंदर पावर रिजर्व है, जो रिजर्व पावर है कार्डियक, तब तक तो आप ठीक हो। जैसे ही आप अपर लिमिट पर जाओगे, फिर आपका सांस फूलने लगेगा, अचानक धड़कन बढ़ जाएगी। ठीक है, छाती भारी हो जाएगी। ठीक है, और भी अगर इस धमनियों में ज्यादा रोग हो चुका है तो हो सकता है पसीने भी आना शुरू हो जाए, और भी ज्यादा तकलीफें हो सकता है आपको चक्कर भी आ जाए। ठीक है, तो देसी भाषा में ये समझें कि छाती पर दबाव, धड़कन का बढ़ जाना, सांस का फूलना, चक्कर आना और बेहोशी आना, ये 5 लक्षण जो हैं, ये तो हार्ट के लिए, मतलब हार्ट आपको संकेत कर रहा है कि आप तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। ओके। ठीक है, मिथ इसमें ये है कि ये कभी कभार ऐसे लक्षण भी देता है जो लगभग 80% लोगों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के होते हैं।
मतलब ये कभी कभार ये इतना गेम खेलता है पेशेंट के साथ कि ये ऐसे लक्षण दे देगा कि बिल्कुल आपके लक्षण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लक्षण से मिल जाएंगे। ठीक है, आपके खट्टी डकारे आना, पेट में दर्द होना, पेट से दर्द ऊपर उठना, ठीक है, छाती भारी हो जाना, पसीने आ जाना, डकारे आना, पेट में दर्द होना, छाती में दर्द होना, बाजू में जाना, है ना, पूरी बॉडी में कंधे तक जाना, ये सारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होता है और लगभग 80% लोगों में ये गैस्ट्रिक ही होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं और उनकी ईसीजी में गड़बड़ है, उनकी हमने इको कर लिया, हमने डायग्नोसिस भी कर लिया कि इसको हार्ट अटैक आया हुआ है, और वो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब कुछ मत करो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और जैसे ही हम उनको एंजियोग्राफी में लेते हैं उनकी 100% नस ब्लॉक पाई जाती है। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है कि कैसा भी अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो रहा है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ही तो ये अपने आप में सोचें कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे चल रहा है। रियलाइजेशन ही आपको सही मार्गदर्शन दे। देखो, रियलाइजेशन होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, धूम्रपान करते हो, बीड़ी पीते हो, अल्कोहल लेते हो, नॉनवेज खाते हो, मटर गश्ती करते हो, आप रोज कचौरी समोसा में पड़े रहते हो, सब पता है आपको। जैसे ही आपको लग जाएगा रियलाइजेशन है कि भैया अब डॉक्टर को दिखाओ, तो आपका ठीक है 80% गैस्ट्रिक होता है, लेकिन आप एक बार बेसिक चेकअप करा लोगे तो कम से कम उस जो इमरजेंसी होने वाली है आपकी लाइफ में, फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग आते हैं जिनको गैस्ट्रिक होता है, तो खुद से सेल्फ डायग्नोसिस करके घर पे ही मेडिसिन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि अब तो सीधा ऑपरेशन ही होना है। तो ये कितना सेल्फ डायग्नोसिस कितना क्रिटिकल है? देखो, सेल्फ डायग्नोसिस तो कभी नहीं करना चाहिए। सेल्फ डायग्नोसिस तो बॉडी आपको जो लक्षण दे रही है ना, वो अपने आप में ही सेल्फ डायग्नोसिस है, वो आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे रही है। बिल्कुल, मतलब बॉडी के जो लक्षण है, बॉडी की जो गतिविधि है, चाहे वो हमें महसूस होते हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, तो लक्षण हो या साइन हो, मतलब सिम्टम्स और साइन, ठीक है, लक्षण के साथ में ये हमें ये इंडिकेट करते हैं कि आप डॉक्टर को कांटेक्ट कर लें, ना कि खुद इलाज करें, क्योंकि आप जागरूक रहोगे तभी तो आप देखो, डॉक्टर का तो फर्ज इतना है, डॉक्टर और हॉस्पिटल का काम इतना है कि एक सपोर्टिव एजेंट है, कि ये जो पहलू है जो भगवान ने बनाया है, ये आपकी होने वाली अचानक डेथ से रोक सकता है। नंबर 1, जो बीमारी आपके शरीर में पनप रही है उसमें डॉक्टर और अस्पताल का तो कोई रोल ही नहीं। बिल्कुल, वो तो आपकी लाइफ स्टाइल, ठीक है, लेकिन जो बीमारी आपके शरीर में पनप रही है वो अचानक मृत्यु ना दे दे आपको, इसके लिए डॉक्टर और अस्पताल बनाया गया कि आप तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर चेकअप कराओ और ये रूल आउट कर लो इमरजेंसी है या नहीं है। डॉक्टर ये करेगा, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट पर जाए, मैंने देखा, जांच की, सब किया, हमने बोला नहीं यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट 90% 95% हमने आपकी सारी जांचें कर ली है और हमें लगता है कि आप सेफ हो, आप घर जाओ और अपनी गैस्ट्रिक की दवाई खाओ। यहाँ ऐसी कंडीशंस में आप सेफ हो जाते हैं। तो ये जो सेल्फ डायग्नोसिस जो लोग करते हैं, वो जो इंटरनेट पे वीडियो देख के खुद ही कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो अवॉइड इट। इट्स बेटर टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एनी डॉक्टर। तो खुद से कुछ ही मत करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद से उनके अकॉर्डिंग आप काम करें। सर एक नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे अभी हमारी जो लाइफ आपने बताया पहले भी कि जो एक्टर्स की स्ट्रेसफुल लाइफ है, आजकल स्टूडेंट्स की भी स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारी भी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो एक स्ट्रेस भी एक मेजर कारण है हार्ट अटैक का, और साथ में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो ये किस लेवल पे हमारे को इम्पैक्ट कर रहे हैं सर? देखो, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि स्ट्रेस और दूसरा है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो दोनों को चीज को समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो तनाव है वो हमारे लिए जीवन में चाहिए, क्योंकि तनाव होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। एक स्टूडेंट्स का स्ट्रेस रहेगा कि उसको परीक्षा पास करनी है, तभी तो पढ़ाई करेगा। बिल्कुल सर। तो स्ट्रेस तो जरूरी है, ओवर स्ट्रेस जरूरी नहीं है, ठीक है। चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो बैंकर्स हो, कोई हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, व्हाटएवर, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, कोई भी हो, अपनी क्षमता के आधार पर आप कोई भी काम ना करें, क्षमता के बियॉन्ड नहीं जाए। आपकी कैपेसिटी है, आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको ये 3 महीने दे दिए गए हैं और ये कंपटीशन पास कर, ठीक है। तो आपको क्या है, आपका मन भी नहीं लग रहा, आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में 8 घंटे पढ़ रहे हो, घर आ रहे हो, घर पे रात में पढ़ाई कर रहे हो, आप 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं, आपको सडन थोपा गया है। बिल्कुल, ठीक है। तो जो सडन थोपने वाली चीज है ना, उससे हार्ट विचलित होता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसमें ब्रेन और हार्ट,
इन दोनों के लिए ही भी कोई भी सडन जो ओवर स्ट्रेस थोपा जाता है वो ठीक नहीं है। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस से अंदर की जो हृदय की धमनियों की जो अंदर वाली लेयर है वो डैमेज होती है। वो सबसे पावरफुल लेयर है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं। एंडोथीलियल डिसफंक्शन होने से क्या होगा कि वो ही मेन गेट है। जैसे ये धमनी है और इसके अंदर की जो लेयर है, क्योंकि ब्लड अंदर से जा, अंदर की लेयर जब वो डैमेज होने लगती है तो जो ब्लड के अंदर कंटेंट है, अगर ब्लड में ज्यादा आप घी का सेवन कर रहे हो, तेल का कर रहे हो, मसालों कर रहे हो, तो जैसा ब्लड अंदर बह रहा है वो अंदर धमनियों में फिर चिपकने लगता है। ठीक है। अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एलडीएल का लेवल ज्यादा आ रहा है, तो वो धीरे 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 ब्लॉकेज बनाना शुरू करता है। तो ये तो होता है स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट कारण। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तीसरा, डायबिटीज का बढ़ना। तो ये ब्लड शुगर का बढ़ना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो ये दोनों कारण भी स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ठीक है। ब्रेन डिस्टर्ब होना, ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो हार्ट भी डिस्टर्ब होता है। तो ब्रेन का और हार्ट का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। नींद नहीं आना, बेचैनी होना, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है। साथ में केवल ये अकेला फैक्टर नहीं, उसके साथ में फिर क्या है, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी बैड हैबिट को भी बढ़ाता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। स्ट्रेस में बैड हैबिट सबसे ज्यादा जाती है और रिलैक्सेशन में गुड हैबिट सबसे अच्छी आती है। अगर आप रिलैक्स हो तो आप अपनी अच्छी हैबिटों को ज्यादा बार बार करोगे। और अगर आप स्ट्रेस में आ गए तो आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट्स होंगी ना, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपके अंदर बैड हैबिट्स है गुस्सा या गाली दे देगी, और आपको कोई भी स्ट्रेस मिला, आप परीक्षा में फेल हो गए, आपका कोई व्यापार ठप हो गया, आपका कोई काम नहीं हुआ, नौकरी लगते रखते रह गई, आपको कोई चीज का स्ट्रेस मिल गया, तो आपके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी में आएंगी। आपको स्मोकिंग की लत है तो आप बार बार स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग ही करते रहोगे दिन में रात में। अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल लेते रहोगे। गाली देते हो, गाली देते रहोगे। गुस्सा करते हो, गुस्सा करोगे ज्यादा। नींद नहीं आती आपको तो नींद नहीं आएगी आपको। ये सारी की सारी चीजें हार्ट को बहुत जल्दी से डैमेज करती है। लगभग ये मानो कि हमने करीबन 20 साल पहले पढ़ा था कि हार्ट की धमनियों ब्लॉकेज बनने में 15 से 20 साल लगते हैं, और उसमें भी हार्ट अच्छे से अकोमोडेट कर लेता है, 10-20 साल और रुक जाता है। मतलब 40 वर्ष तक वो सिक्योर्ड रहता है। लेकिन आज की स्थिति में 40 भी नहीं, 20 भी नहीं, 10 भी नहीं, 5 भी नहीं, 2 साल में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इसी का मेजर कारण जो स्ट्रेस है वो हार्ट को पूरी तरह से डैमेज, जो हार्ट 50 साल बाद डैमेज होता है वो 5 दिन में भी हो सकता है। इतना क्योंकि कुछ हार्ट अटैक हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको हार्ट अटैक हुए थे और हमने एंजियोग्राफी की थी, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं पाए गए। फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि अंदर की नाड़ी फट गई स्ट्रेस की वजह से। मतलब जो कोरोनरी डाइसेक्शन बोलते हैं, वो अंदर की लेयर ही फट गई, तो फट गई, वहाँ पे ब्लड आया, ब्लड जम गया और खून गट्टा जम गया वहाँ पे। उसमें बीमारी नहीं थी लेकिन उसमें स्ट्रेस। फिर उससे पूछा गया, ये तो बेंगलोर की घटना है, तो पूछा गया कि भाई आप क्या काम करते हो? कि भाई वो इंजीनियर था। ठीक है, तो भाई आप इंजीनियर हो तो आपकी तनख्वाह कितनी है? बोले साहब 2 लाख रुपया महीना। तो 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह अच्छी है। फिर परेशान क्यों? परेशान इसलिए क्योंकि उसके दोस्त को अमेरिका में 20 लाख रुपए की जॉब लग गई महीने की। अब वो इसलिए परेशान था और 15 दिन तक बीड़ी पीता रहा, सिगरेट पीता रहा। तो उसने इतनी स्ट्रेस ले ली कि उसकी नाड़ी फट गई। तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि बंदा फिजिकली एक्टिविटी को शून्य कर देता है, बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, सुबह उठा, अपना नहाया धोया, फिर सीधा वो ब्रेकफास्ट पर टूट पड़ता है। बिल्कुल, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर अपने कमरे में आ गया या घर में आ गया। स्टूडेंट है तो कमरे में आ गया, और अगर स्टूडेंट नहीं है, घर पे रहता तो घर पे आ गया। फिर काम धाम तो कुछ है नहीं, सोफे पे बैठ गया, रिमोट लिया, टीवी चलाया। टीवी पे या तो स्पोर्ट्स का मैच देखेगा, क्रिकेट का चल रहा है, या पिक्चर देखेगा या नाटक देखेगा। बिल्कुल, ठीक है, फिर देखता रहेगा, बैठा रहेगा। फिर लंच का टाइम हो गया, लंच कर लेगा, फिर वहीं सोफे पे सो जाएगा। फिर शाम को उठेगा, फिर टीवी चला देगा, फिर बैठा रहेगा। फिर 7-8 बज जाएंगे, फिर डिनर की बारी आ जाएगी, फिर डिनर कर लेगा, और फिर वो रात भर मूवी देखेगा, फिर मोबाइल उठा लेगा, फेसबुक देखेगा, व्हाट्सएप चैटिंग करेगा, लगा रहेगा, स्क्रॉलिंग करता रहेगा। रात के 1 बज गए, 2 बज गए, फिर सो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिबल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। ओके, कि उसने अपने फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल जीरो कर दिया। ठीक है, ये लाइफ स्टाइल किसकी होती है? ये लाइफ स्टाइल होती है हमारे, अगर पुराने रिकॉर्ड्स उठाएं तो 90 साल के बाद वो बुजुर्ग होते थे ना, 90 साल, क्या वो बुजुर्ग हो गए, अब वो खाट में हैं और उनके पोते बच्चे सब सेवा कर रहे हैं, उनको खिला
खिला रहे हैं और वो वहीं सो रहे हैं। सुबह उठते हैं वहीं खाट में खिला रहे हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं देख रहे हैं, वहीं रामायण का चैनल आ रहा है, रामायण देख रहे हैं। वो खाट से उठ नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, केवल बाथरूम के लिए जा रहे हैं बस, उसके अलावा वो खाट से नहीं उठ रहे। इसको बोलते हैं 100% हॉरिबल सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिससे कि मतलब हार्ट की बीमारियों के लिए खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। फिर आती है इनकम्प्लीट सीडेंटरी लाइफ, जिसमें थोड़ा बहुत काम कर लिया। और कहने का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी कितनी, वो बंदा स्पोर्ट्स में कितना है, वो बंदा वॉक में कितना है, ठीक है, उसकी वॉकिंग टॉकिंग जितनी भी एक्टिविटीज है वो कितनी है, तो लगभग ना के बराबर। तो सीडेंटरी लाइफ भी एक वैसा ही है जो स्ट्रेस। ओके। तीसरा आता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हैबिट्स जो है पुराने जमाने में और इस जमाने में, पहले भी लोग स्मोकिंग करते थे, पहले भी लोग हुक्का पीते थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक ही नहीं होते थे। अभी लोगों को स्मोकिंग कर रहे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से और उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो जितने भी आंकड़े आए हैं कि हमारा इंडिया, हमारा भारत देश विश्व के 195 देशों में नंबर 1 है जिनकी हार्ट अटैक 40 वर्ष से नीचे आए हैं। इसमें गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है कि भाई सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कहाँ हो रहे हैं, भारत में। तो वही हो गया सर, जैसे हम डायबिटीज कैपिटल है वैसे हार्ट अटैक भी कैपिटल बन 40 साल से नीचे के नीचे जितने भी हार्ट अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं भारत में, इंडिया में। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी पाया गया है कि स्मोकिंग नंबर 1, दूसरा स्ट्रेस और तीसरा सीडेंटरी। ओके। तो जो यूथ है ना वो इन चक्करों में पड़ा हो, ठीक है। चौथा, तीसरे, उसके बाद आते हरी, बरी एंड करी। हरी मतलब बहुत जल्दी में रहेगा, बरी मतलब बहुत चिंतित रहेगा, करी मतलब वो मसालेदार खाना खाता रहेगा। बिल्कुल सर। तो इन चक्करों में हमारे देश का यूथ इतना जकड़ गया है कि रिजल्ट सामने है कि 40 वर्ष से आयु जिनकी कम है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सारे पूरे विश्व भर में, चाहे अमेरिका है, लंदन है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, सबको पता है कि 40 वर्ष से नीचे हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है। ओके। और ये तो मैं पढ़ता था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में आया हूँ तो बिल्कुल हमारे पास ऐसे भी केसेज हैं 28 साल, 29 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल, 32, 35, मतलब 35 और 40 के बीच में तो लाइन लगी हुई है जिनकी प्लास्टी हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुके हैं। ओके। तो सर अगर ये अपन देखा जाए तो 10-15 साल में केस बढ़े। यस। और इसी टाइम फ्रेम में 2016 के आसपास इंटरनेट बूम आया था। यस। तो ये भी तो एक रीजन नहीं है कि हम इंटरनेट पे इतने खो गए कि हम बिल्कुल खुद को आइसोलेशन में रखने लगे। यस। देखो अभी कुछ हद तक स्टडीज चल भी रही है। हार्वर्ड मेडिकल अमेरिका में स्टडी हुई है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पे हुई है, लंदन में हुई है, कि ये स्टडीज है ना कि जो यंगस्टर्स होते हैं इंटरनेट का बड़ा रोल है कि इंटरनेट का यूटिलाइजेशन होना वो बेहतर है, क्योंकि इंटरनेट पे लगभग 4 से 5 से 6 घंटे ना अननेसेसरी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। इंटरनेट का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी दुरुपयोग चल रहा है। ओके। सर एक नेटफ्लिक्स पे एक शायद तक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैं नाम तो भूल रहा हूँ अभी, तो उसमें यूं था कि हमारे को इतना एडिक्ट कर दिया इंस्टाग्राम फेसबुक ने कि हमारा जो ब्रेन है वो ज़ोंबी की तरह हो गया, यानी अब हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो हमारी लाइफ स्टाइल पे कैसे बदलें, मतलब क्या करें हम ऐसा, या तो इंटरनेट को हम पूरी तरीके से बैन कर दें? नहीं, इंटरनेट को बैन नहीं करना चाहिए। इंटरनेट तो देखो अच्छी सुविधा की चीज है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इंटरनेट का सदुपयोग होना चाहिए। हम मतलब अपने भारतवासियों में, खास के लिए यूथ के लिए, कि जो ओल्ड हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिन्होंने 70-80 साल उम्र ले ली है, उनको तो हम लोग इतना नहीं कह पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने सारे काम कर भी लिए, लाइफ भी जी ली है, उनके ऑर्गन्स भी इतने अनहेल्दी नहीं है। बिल्कुल। यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि अपना समय इंटरनेट का भी यूज करें, जो काम की चीजें उससे इंटरनेट का सदुपयोग करें, इंटरनेट के से कटौती करें कि आप जहाँ पे 5 घंटे अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं वहां पे आप 1 घंटे 2 घंटे यूज करें, और बजाय जो समय आपने बचा लिया है वो अपने लक्ष्य पे लगाएं जो आपको कंपटीशन में तैयारी करनी है। बिल्कुल सर। ठीक है, वहां लगाएं, क्योंकि किताब पढ़ने से हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती। जी सर। किताबें पढ़ने से नहीं होती, ठीक है, डिस्कशन करने से नहीं होती। तो आप डिस्कशन करें, किताबें पढ़ें, ग्रुप बनाएं, और उसमें से लगभग 30 से 40 मिनट तो अपने योगा एक्सरसाइज के लिए निकाल। ओके। तो एक कंसेप्ट होता है डिजिटली डिटॉक्स करना। तो महीने में आप जैसे 2 दिन या 3 दिन अपने जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनको थोड़ा साइड में रख दो, और अपनी फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, आप कोई बुक पढ़ लिए, कुछ बाहर घूम के आ गए, कोई ट्रिप कर लिए छोटी सी, उस पर ज्यादा फोकस करो। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो सर इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, ये हर एक सेक्टर में बूम पे है। सेम सिचुएशन हमारे हेल्थ सेक्टर में भी है। तो क्या जैसे हमारी जो हेल्थ स्मार्ट वॉच आते हैं, तो क्या वो हमारे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे हार्ट अटैक आने वाला है? ये इसमें कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है ये सब? देखो
देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इज ए सपोर्टिव टूल द क्लिनिशियंस, इज ए नॉट अ रिप्लेस ऑफ द डॉक्टर्स एंड क्लिनिशियन। ओके। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये हमारी मदद के लिए हैं, ये डॉक्टर या वैज्ञानिकों का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं। ओके। अब सपोज करो हमारे डिपार्टमेंट में देखें कि आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने पेशेंट की 100 पेशेंट की ईसीजी निकाली, ठीक है, और 100 पेशेंट में लगभग वो दिखाता जा रहा है कि ये ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है, किसी में ईसीजी नॉर्मल है, किसी में धड़कन बढ़ गई है, या किसी में हार्ट का चैम्बर बढ़ गया है, या किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, बिल्कुल, ठीक है। तो लगभग मैं डेली इमरजेंसी में जाता हूँ, लगभग 3 से 4 ईसीजी में डेली पिकअप करता हूँ, जिसमें वो मशीन एआई ये दिखाता है कि इसको हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं होता, ठीक है। हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या एंजियो करते हैं या और भी असेसमेंट करते हैं कि वो नॉर्मल निकलता है। तो ठीक है कि इस तरह से ही क्या होता है कि आपने एक लेमैन की तरह बात करें कि वॉच आती है, स्मार्ट वॉच आती है, बिल्कुल सर, ठीक है। कुछ वॉच ऐसी आती है जो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी धड़कन बताती है, आपकी कैलोरीज बताती है कि इतनी कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है। तो वो आपकी सपोर्टिवली है, ठीक है, सपोर्टिव इन द सेंस कि आपने बाच पहनी और आप सुबह मॉर्निंग में वॉक करने निकले या रनिंग कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो तो वॉच आपकी धड़कन को बता रही है कि आप जॉगिंग करने से पहले आपकी हार्ट बीट 83 थी, 83 थी, ठीक है। थोड़ा आप जॉगिंग करने लगे तो वो 125 हो गई, फिर 110 हो गई, फिर 125 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एआई आपको सपोर्ट दे रहा है, ओके, कि आपकी हार्ट की धड़कन अनियमित रूप से ना बढ़ जाए अचानक, तो वहां पे आप जॉगिंग को रोक दीजिए, okay. ठीक है। तो आपको एक सिग्नल आ जाएगा कि अब ये नहीं करना, बंद कर दो, ठीक है। दूसरी वॉच आती है कि हार्ट की जो इरेगुलर रेट होती है, इसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो ओल्ड एज में बहुत जरूरी है। ओल्ड एज में क्या होता है कि पुराने जिनकी एज 80 साल है, 85 साल है, उनमें लगभग हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन ज्यादा होता है और उसकी वजह से लोगों को पैरालिसिस, स्ट्रोक भी आता है। तो पुराने जमाने में वो पिकअप नहीं कर पाते थे। तो एआई ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है एआई से कि वो वॉच पहनने से वो सिग्नल बता देता है कि आपकी हृदय की गति है अनियमित आ रही है, आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया है और आपको स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, तो आप तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फोन लगा, ओके, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो, वो केवल मशीन डिटेक्ट कर रही है, वो नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है, और वो एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम 100% एआई पर डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन एआई हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, ओके। एआई ने इतनी तरक्की कर ली है कि हेल्थ सेक्टर में, हमारे कार्डियोलॉजी में ले लें कि हम कई बार एंजियोग्राफी करते हैं, धमनियों की जांच करते हैं, तो हम लोग पहले आंखों से लगाते थे कि ये 80% ब्लॉक है, ये 70% ब्लॉक है। तो क्या होता था, पुराने जमाने में ब्लॉक था 50% और हमको लगा 80%, तो इसमें स्टेंट डाल देते हैं, ओके, तो स्टेंट डाल दिया। लेकिन एआई कैमरा हमें ये बताता है एग्जैक्टली डायमेंशन कि ये 50%, ये 55% है, ये 57% है, ये 58% है, अंदर कैमरा डाल के। तो इसमें क्या हुआ कि जो मरीजों का ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन से बच गए, दवाइयों पे ही रह गए। तो कितना अच्छा साबित हुआ है, एफिशिएंसी। दूसरा एआई एफएफआर तकनीक ये आ गई कि कईयों के क्या होता था कि ब्लॉकेज तो कम था, 50-60% ब्लॉकेज था, कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी की और धड़ल्ले से बोल दिया पेशेंट को कि तुम जाओ घर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम दवाई ले जाओ, और वो पेशेंट अगले महीने मर गया। तो एआई से ये होता है कि एआई एफएफआर तकनीक, प्रेशर तकनीक ये आ गई कि हम नाड़ियों के प्रेशर तक को अंदर छोटे छोटे कैमरों से घुस गए हैं नाड़ियों में, और वो ये बताती है कि नहीं, इसका ब्लॉकेज तो कम है लेकिन खून का प्रेशर ही नहीं जा रहा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही हार्ट में, तो इसको स्टेंट डाला जाए। तो इसमें सर नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज, नैनो टेक्नोलॉजी। तो एआई मतलब एक कंक्लूजन में ये बात करें, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हमारे लिए वरदान साबित हुई है, हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं, ओके। जो भी, चाहे इंटरनेट हो, चाहे एआई हो, टूल्स हो, मशीन लर्निंग हो या और भी गैजेट्स, आने वाले फ्यूचर में भी हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं आम पब्लिक को कि आप उनका सदुपयोग करें, एक तो दुरुपयोग ना करें, और उन पर आधारित ना रहें, डॉक्टर से हमेशा संपर्क करें। ओके सर, इसी से एक लास्ट सवाल है मेरा कि अभी जैसे कुछ मिथ्स होते हैं कि मैं तो पतला हूँ, मेरे तो हार्ट अटैक क्या ही आएगा, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, हेल्दी खाता हूँ। ऐसे आप जब पेशेंट से डील करते हैं तो आपको कौन कौन से मिथ्स हैं जो आपको लगता है कि वो बस्टेड करने? देखो, ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी आज से 25 साल पहले, तो मैंने भी यही पढ़ा था कि शायद मोटापे वाले, जो उनका मोटापा ज्यादा होता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास में आज मुझे लगभग 20 साल का तजुर्बा है कि इमरजेंसी
इमरजेंसी में जो भी हार्ट पेशेंट आते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पतले भी आते हैं जिनके बिल्कुल भी फैट नहीं होता, हड्डियां निकली होती हैं, बिल्कुल पतले दुबले, ठीक है, उनकी डाइट भी बहुत अच्छी। योगा टीचर्स, योग गुरु, उनके भी हार्ट अटैक आए हुए, योगा कराते, जो योग करवाते हैं, खुद भी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट की नाड़ियों में इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई बंदा मोटा है, जिसके बहुत ज्यादा फैट है और वो फैटी डाइट लेता है, लेकिन वो खुश रहता है, हैप्पी है, उसका बिहेव बहुत अच्छा है, वो स्ट्रेस ही नहीं लेता, वो अपना जो भी काम करता है काम पे फोकस रहता है और अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। उसकी ऐसे पेशेंट की हम कई बार हम एंजियोग्राफी भी करते हैं, नॉर्मल निकलती है, कोई ब्लॉकेज नहीं होते। इको करते हैं, हार्ट का चैम्बर अच्छे हैं, हार्ट के वाल्व अच्छे हैं, हार्ट फंक्शन अच्छा, ठीक है, लेकिन उनको सांस फूलती है। मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं, हैवी वेट वाले आते हैं, सर चेक करो, मेरा दोस्त बोल रहा है तू बहुत मोटा है, तेरे तो हार्ट अटैक पक्का है। उसके हमने सारी चेकअप कर लिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन एक पतला दुबला है, उसके घर वाले एक कपल आया था, आज से 8-10 साल पुरानी बात है। तो एक फैटी लेडी थी, हैवी थी, और उसका हस्बैंड था और पतला दुबला था, और मेरे ऑफिस में आके ओपीडी में बोलता है, डॉक्टर साहब चेकअप करो इनका, देखो मैं तो बहुत बोलता हूँ वजन कम कर लो, इनके तो पक्का हार्ट प्रॉब्लम निकलेगी। तो वो बहन जी का हमने सारे चेकअप किए, उनको नॉर्मल था, और वो जो पतले दुबले भाई साहब थे उनको हार्ट प्रॉब्लम निकली। ये तो जस्ट जो अपन जो नॉर्मल एक जनरल परसेप्शन है उसके जस्ट अपोजिट है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना स्ट्रेस का है, लेना देना इन्फ्लामेशन का है, अनहेल्दी डाइट का है, स्ट्रेसफुल लाइफ का है, और आपके जो भी सपोर्टिव बीमारियां हैं जो हार्ट को प्रॉब्लम देती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, थायराइड, ये सारी चीजें ही हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाती हैं। ओके। हाँ, कुछ हद तक ये होता है कि कुछ लोगों को जैसे बीपी है, शुगर है और स्मोकिंग करते हैं, उनको वजन भी ज्यादा है और वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो एक मिथ पैदा कर देते हैं, यार ये मोटा था इसलिए उसको अटैक हो गया। नहीं, उसके दूसरे कारण। ओके। तो ये जो जनरल परसेप्शंस होते हैं वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल रियलिटी। सर, एक कंक्लूडिंग रिमार्क है कि एक ऐसी कौन सी आदत है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और एक ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमें रेगुलर करवाना चाहिए? देखो, आदत तो हार्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब मेरे 25 साल का तजुर्बा है कि आप अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस्ड में रखें। ओके। तो इसका आंसर है बैलेंस्ड। आप संतुलित रहिए, संतुलित भोजन करें और व्यवहार भी अपना संतुलित रखें। ओके। और टेस्ट कौन सा सर है? टेस्ट तो देखो, कोई सिंगल टेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटीग्रेटेड वर्ड हम यूज करेंगे कि इंटीग्रेटेड टेस्ट कराएं, बेसिक चेकअप, जिसमें एक बेसिक चेकअप हार्ट का, जिसमें ईसीजी है, लिपिड प्रोफाइल है, इको है, स्ट्रेस ट्रेडमिल है ना, और शुगर की जांच है। एक कॉम्बिनेशन में एक पैकेज लें, वो एक प्रिवेंशन के लिए बहुत। तो सर, ये कौन सी उम्र से स्टार्ट करवा सकते हैं, कौन सी एज? देखो, डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है जो मात्र 10-12 साल के बच्चे हैं और हैवी स्मोकर्स हैं, बताते नहीं हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं, है ना, फास्ट फूड लाइफ स्टाइल पे हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, बीड़ियां सिगरेट पीते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं, घर पे बताते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को तो 12 साल में भी करवा लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये मैसेज दे दूं कि नहीं, हर 40 साल एक ऐसी आयु है जिसमें हमको बेसिक हार्ट चेकअप करवा लेना चाहिए। तो ये मैसेज तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जो 15 साल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, कॉलेज के बच्चे हैं, 22 साल 23 साल, वो तो चेकअप ही नहीं करवाएंगे। तो चेकअप करवाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिल्कुल लाइफ स्टाइल अच्छी है और अगर आप 40 के हो गए हो तो आप बेसिक चेकअप करवा लें। रूटीन करवाते हैं, ये गाइडलाइन, ये नंबर 1 है, ये तो करवा लें। ठीक है, अगर आप रिस्क पे हो, जैसे आपके घर में, परिवार में, आपके रिश्तेदार में, नाना नानी के, दादा दादी के, चाचा चाची के, किसी के भी आपके जो ब्लड रिलेशन में उनको हार्ट अटैक आ गया है या उनके ऑपरेशन हो गए हैं या हार्ट से डेथ हो गई है, तो वो तो किसी भी एज के हो, चाहे वो 10 साल का बंदा हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, वो जरूर जेनेटिक टेस्ट और लाइपोप्रोटीन ए, ये जो भी होमोसिस्टिन टेस्ट होते हैं, ये जरूर करवा लें। तीसरे, जो रिस्क फैक्टर पे चल रहे हैं, जिनमें सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, ठीक है, और उनकी एज भी 40 नहीं है, उनकी एज जैसे कॉलेज वाला बंदा है, तो उसको भी चेकअप करवा लेना चाहिए। तो ये वेरी करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे, ना कि एज पे? एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मेरे पास कई उदाहरण हैं। एक 80 साल की महिला आई थी और उनको वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला आप जयपुर ले जाओ और डॉक्टर साहब को दिखाओ, ये तुम्हारे हार्ट कमजोर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, छल्ले डलेंगे, ऑपरेशन होगा, सब कुछ कर दिया। तो मेरे पास आया पेशेंट और उनकी बेसिक जांचें की, उनमें थोड़ी गड़बड़ आ रही थी, लेकिन जो मेन जांच की थी, एंजियोग्राफी हमने, तो 80 साल की आयु में भी उसके बिल्कुल नॉर्मल पाए।
मतलब 80 ईयर में भी वो नॉर्मल है। उससे पूछा कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो बहुत ही मतलब नाम मात्र का, कोई दिवाली होली या शादी में तला बुला खाती है, बिल्कुल सिंपल सादा भोजन करती है, ज्यादा गुस्सा नहीं करती है, कोई स्ट्रेस नहीं लेती है, भगवान का भजन करती है और खुश रहती है, बच्चों को प्यार करती है, कहानियां सुनाती है उन्हें। जो हमारी दादी और नानी बिल्कुल। करती थी वो सेम। तो जो हमारी दादी और नानी, जो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, उनकी लाइफ स्टाइल को पकड़ना। ओके। हमारे यूथ को हमारे बुजुर्गों की लाइफ स्टाइल को पकड़ना है, हमको वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में नहीं। वेस्टर्न से हमें वही सीखना है जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी हमें सीखनी है, जो टेक्नोलॉजी हमें डेवलपमेंट लेना है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल तो जो हमारी बुजुर्गों की थी, नानी दादी की थी, वही बेस्ट है, क्योंकि वो चीजें प्रमाण में भी है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एवरेज आयु उस समय 90-95 कॉमन थी, ये तो है। जो अभी हमने 25 पे लाके पटक दी। ये तो है सर। सर थैंक यू सर, वेलकम। वैल्यूएबल इनसाइट और आपका टाइम देने के लिए। Thank होप आवर व्यूअर्स आल्सो लाइक द कन्वर्सेशन। और अगर फिर भी आपको कोई कमेंट करना है, कुछ नई चीज पूछनी है, तो आप कमेंट करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते सर।